साथियों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के यूनिट 5 की नागार्जुन की कविता जो है वो बादल को घिरते देखा है टॉपिक पर रहेगा। संपूर्ण परीक्षा नोट्स है, भावार्थ है, शिल्पगत है, विशेषताएं हैं एवं स्मरणीय सूत्र है इसमें। जो टॉपिक है वो टॉपिक एक बार फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य जो है हमारा, यूजीसी नेट में उसका यूनिट नंबर 5 जो है नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है के टॉपिक पर रहेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले परिचय। परिचय जो है वो देखिए क्या है। कविता का परिचय जो है, कविता का नाम है बादल को घिरते देखा। कवि का नाम है नागार्जुन। वास्तविक नाम क्या था नागार्जुन का? तो देखिए वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। भी आई है ये, आप लगा लीजिए। मैथिली में नागार्जुन ने यात्री नाम से रचनाएं लिखी थी। व्याख्या या भाव, यह कविता हिमालय हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता पर आधारित कविता है। कविता में हिमालय के प्राकृतिक और यथार्थ सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें बादलों, हिमालय, मानसरोवर, कमल, हंस, चकवा चकई और कस्तूरी मृग आदि का सजीव वर्णन मिलता है। सुपर मोस्ट है ये। ये विशेषताएं हैं इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए विशेषताएं क्या। और एक बार मैं चाहे तो मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, यह कविता जो है क्या है? यह कविता हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता पर आधारित है। कविता में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य और यथार्थ सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया। इसमें बादलों, हिमालय, मानसरोवर आदि, कमल, हंस, चकवा चकई, कस्तूरी मृग आदि का सजीव वर्णन मिलता है। तो देखिए, अब आगे क्या आता है? कविता और काव्य संग्रह। ये कौन सी काव्य संग्रह में है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, बादल को गिरते देखा कविता का प्रकाशन 1938 ईस्वी है। कविता संग्रह जो है वो युग धारा है। 1953 ईस्वी में संकलित है यह कविता। अगर कविता के बारे में पूछे प्रकाशन तो आपको 1938 बताना है। और अगर पूछे कि किस संग्रह में है शामिल तो आपको युग धारा 1953 ईस्वी बताना है। क्योंकि युग धारा में जितने भी कविता हैं उस संग्रह को अगर प्रकाशित किया था तो वर्ष 1953 ईस्वी में किया था। परीक्षा के लिए याद रखें क्या बादल को गिरते देखा है। देखिए 1938, युग धारा 1953, इस हिसाब से आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नागार्जुन की पाठ्यक्रम में शामिल जो है वो प्रमुख कविताएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम देखें कविता का नाम कालिदास, प्रकाशन वर्ष 1959। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी है इसकी। प्रकाशन वर्ष जो है सतरंगे पंखों वाली 1959। बादल को गिरते देखा है 1938 है। युग धारा 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मनुष्य हूँ 1938 में, युग धारा 1953 में ही याद रखना है। अकाल और उसके बाद सुपर मोस्ट है। लेखन वर्ष 1952। कुल 8 पंक्तियां हैं इसमें। अकाल और उसके बाद ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, छोटी है। आप नेट में सर्च मार के देख सकते हैं। सतरंगों पंखों वाली में ही है इसके। सतरंगे पंखों वाली में ही 1959 में है ये। अब इधर देखिए, अब आता है खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, ये सभी। तो देखिए, खुरदरे पैर जो है वर्ष 1961 में, सतरंगे पंखों वाली में ही है 61 ईस्वी में। शासन की बंदूक 1966 में, युग धारा परिवर्ती है। परीक्षा में कविता का नाम, प्रकाशन या लेखन, या वर्ष, काव्य संग्रह और संग्रह के प्रकाशन वर्ष से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रम से लगाने में भी आपको दे सकते हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ हम देखेंगे बादल को गिरते देखा है का भावार्थ क्या है, ये सुपर मोस्ट है। विस्तृत व्याख्या क्या है? इस कविता में हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का यथार्थ परख वर्णन मिलता है। कवि ने हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर घिरते बादलों का चित्र प्रस्तुत किया है। सुपरमोस्ट है। मानसरोवर झीलों में बरसते बादलों और कमल के फूलों पर मोती जैसे शीतल कणों को गिरने का मनोहारी दृश्य उकेरा है। कविता में हंसों का तैरना, चकवा चकई का प्रणय कलह और कस्तूरी मृग की व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। कवि ने कालिदास के काल्पनिक सौंदर्य की अपेक्षा
प्रत्यक्ष देखे हुए हिमालय के यथार्थ सौंदर्य की प्रमुखता दी है। मुख्य आधार देखिए इसका क्या है, हिमालय का सौंदर्य प्लस प्रकृति चित्रण, तो दोनों को मिला करके होता है बादल को घिरते देखा है। वर्ष 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था कविता, और संग्रह में प्रकाशित हुआ था 1953 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। भावार्थ देखिए, ये पूछा जाता है आपको, माने डायरेक्ट अब नहीं पूछा जाएगा कि ये यार वो, उसकी विशेषताओं को देगा दोस्तों, विशेषताओं को। इसलिए विशेषताओं को, उसकी व्याख्या को, उसमें क्या है वो प्रमुख विशेष, उसको देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। देखिए, कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, सुपर मोस्ट पॉइंट है, सुपर मोस्ट आप लगा लीजिए, सुपर मोस्ट है ये। तो देखिए, इसका मोस्ट क्या है, प्रकृति चित्रण। सबसे पहले क नंबर आप दीजिए, प्रकृति चित्रण क्या है, हिमालय की ऊंची चोटियों, झीलों, बादलों, कमलों, हिमालय की ऊंची चोटियों, झीलों, बादलों, कमलों, पक्षियों, पशुओं का वास्तविक चित्रण मिलता है। सबसे पहला है प्रकृति चित्रण। कविता की विशेषताओं को अगर हम देखें तो सबसे पहला हिमालय का सौंदर्य किस हिसाब से किया है। देखिए, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, हिमालय का सौंदर्य, सौंदर्य बर्फीली चोटियों और बादलों का मिलन का भव्य दृश्य किया है। जैसे आप जहाज में अगर सफर कीजिएगा ना, हवाई जहाज में, तो जब आप बादल को देखिएगा तो लगे ओह क्या नजारा है। तो उसी हिसाब से इसका चित्रण देखिए, जमीन से उन्होंने रह करके किस हिसाब से किया है। हिमालय और बर्फों का यथार्थ चित्रण मिलता है इसमें, सब सजीव। काल्पनिकता के स्थान पर कवि के प्रत्यक्ष यानी तिब्बत यात्रा के अनुभवों का व्यक्तित्व मिलता है। मैंने क्या बताया कि अगर आप जहाज में सफर कीजिएगा ना, तो जब आप नीचे देखिएगा तो आपको वैसा ही महसूस होगा जिस जिस तरह इस कविता में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, वो शब्द मिल ही गया कि तिब्बत यात्रा के अनुभव को उन्होंने व्यक्त किया। अब आते हैं संगीतात्मकता। संगीतात्मकता इसमें क्या है, तो देखिए, लयात्मकता है, लय है, एक लय इसमें मिलेगा आपको। इसमें एक लय है, संगीतात्मकता है इसमें, माने जो उसका है लयात्मकता है, कोमलता है, पदावली और गयता का समन्वय चित्र मिलता है। तो चारों है, देखिए, लय है, कोमल है, पदावली है, गय है और सुंदर भी है। चारों को मिला करके क्या होता है, संगीतात्मकता है। अब तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रचुर एवं समर्थ प्रयोग हुआ है इसमें। तो ये इसकी विशेषताएं हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसकी विशेषताओं को। सुपर मोस्ट है, ये तो पूछा ही जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि बादल को गिरते देखा है, तो बोलिएगा आप हाँ मैंने पढ़ा है। तो बोल रहे हैं कि आप इसकी 5 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आप क्या बताइए, वर्णन का मतलब क्या होता है। अच्छा, इस जगह मैं बता देता, आपको बोल देगा कि 5 पॉइंट पर इसको वर्णन करें। पॉइंट पर वन, आप 5 पॉइंट को वर्णन कैसे कीजिए, 5 पॉइंट का वर्णन ही यही होता है। सबसे पहले अगर 5 पॉइंट बोलेगा तो आप 5 पॉइंट इतना बोलिए। प्रकृति चित्रण में हिमालय का सौंदर्य रूप मिलता है, यथार्थ चित्रण मिलता है, संगीतात्मकता मिलता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है। अब अगर बोल देगा कि 5 प्रमुख विशेषताओं को देखकर उनका वर्णन करें, अगर बोल दे तो वर्णन यही है ना, प्रकृति चित्रण यानी हिमालय की ऊंची चोटियों, झीलों, बादलों, कमलों, पक्षियों और पशुओं का चित्रण किया गया, पहला है वर्णन। हिमालय का सौंदर्य क्या है, बर्फीली चोटियों और बादलों को मिलन भव्य चित्रण दृश्य दिखाया गया, दृश्य दिखाया। यथार्थ चित्रण क्या है, काल्पनिकता के स्थान पर कवि के प्रत्यक्ष तिब्बत यात्रा के अनुभवों का व्यक्तित्व इन्होंने साझा किया है। तीसरा क्या है, तीसरा हो गया यथार्थ चित्रण, संगीतात्मकता यानी लयता, कोमलता, पदावली और गयता का समन्वय चित्र मिलता है, संगीतात्मकता ये भी हो गया। अब आते हैं तत्सम शब्दों का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रचुर एवं समर्थ प्रयोग हुआ है इसमें, बस यही है वर्णन ना। अब आगे बढ़ते हैं, कविता का तिब्बत यात्रा से संबंध एवं महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या है। ओह, देखिए, ये भी पूछा जाता है। मैंने इसलिए इस कविता को उठाया हूँ कि बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की सुपर मोस्ट कविता है। मैंने क्या बताया आपको, मैथिली में ये क्या कवि के नाम से लिखते थे उसको आप याद रख लीजिए, ऊपर में मैंने बताया नागार्जुन की ये सुपर मोस्ट कविता है, बादल को घिरते देखा है। इस पर प्रश्न बनते हैं, चाहे 1 नंबर से मैंने एक प्रश्न बने सटीक में, या फिर आपको 4-5 प्रश्न मिलेंगे इस कविता से, लेकिन मिलना तय है। तो देखिए, कविता का तिब्बत यात्रा से संबंध एवं महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या है, मैंने इस बात को भी चर्चा कर देता हूं, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए, यह कविता नागार्जुन की तिब्बत यात्रा के दौरान अनुभव किए गए हिमालयी प्राकृतिक
हिमालयी प्राकृतिक सौंदर्य का सीधे से संबंधित है। उन्होंने हिमालय का यात्रा किया था, हिमालय से तिब्बत का यात्रा किया था। हाँ, तो देखिए उसका एक अनुभव है कि हमने ऐसा देखा, वहाँ ऐसा देखा, इस हिसाब से था, तो उसी का इन्होंने वर्णन किया। अब यहाँ क्या लिखता है महत्वपूर्ण पंक्तियां, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल का अर्थ है स्वच्छ, पवित्र। धवल, यहाँ देखिए अमल का अर्थ है स्वच्छ, पवित्र। धवल, धवल का अर्थ है सफेद, बर्फ से ढका हुआ। गिरी का अर्थ है पर्वत, शिखर, शिखर का अर्थ है चोटी। कवि ने हिमालय की स्वच्छ, श्वेत और गगनचुंबी चोटियों पर बादल के उमड़ने घूमने का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इतना अच्छा है। ऐसे ही आपको कश्मीर में मिलेंगे, श्रीनगर, ले वैसे में मिलेंगे। देखिए, तो आप चाहें तो इस चीज को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए क्या कंटेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्राकृतिक बिंब एवं शब्दार्थ क्या है इसमें, देखिए जो मेन मुद्दा है वो देखिए। प्रमुख प्राकृतिक बिंब व शब्दार्थ क्या है। मानसरोवर और कमल और हंस का इसमें क्या है संतुलन। मानसरोवर यानी पवित्र झील है जिसमें स्वर्णिम कमल खिलते हैं। कमल जल में खिलने वाला पुष्प है जिस पर बर्फ के मोती जैसे शीतल कण मिलते हैं, छोटा छोटा रहता है ना। अब हंस, हंस जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए तैरते पक्षी हैं। सारे पॉइंट को मैंने यहाँ उठा के लिखा हूँ। ये सुपर मोस्ट है। एक एक पॉइंट को आप पहले नोट कीजिए ना, इसके बाद आपके पास क्या ये मटेरियल तैयार होगा, तभी आप समझ पाइएगा कि हाँ मैंने आज क्या पढ़ा है। नोटबुक लेकर के बैठिए, पेन लेके बैठिए, जो पढ़ रहे हैं उसकी स्पीड कम कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बढ़ा के आप देखिए और नोट कीजिए, तब आपको समझ में आएंगे कि हाँ हमारे पास मटेरियल क्या हुआ। या फिर आप एक बार सुन लीजिए, इसके बाद आप लिखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगेगा जरूर आप लिखिएगा। तो देखिए, चकवा और चकवई का एवं कस्तूरी मृग क्या है। चकवा चकोई जो है वियोग और मिलन के प्रतीक पक्षी है। रात्रि के क्रंदन के बाद प्रातःकालीन यानी प्रणय कलह यानी प्रेम पूर्ण नोक झोंक होता है। चकवा चकई प्रेम पूर्ण नोक झोंक। कस्तूरी मृग अपनी नाभि से उठाने वाला मादक गंध को खोजने के लिए दुर्गम बर्फीली घाटियों में व्याकुल होकर दौड़ता मृग है। क्रम आधारित प्रश्न है। कमल है, हंस है, कस्तूरी मृग, ये क्रम से याद रखें। कमल और हंस, कमल, हंस और कस्तूरी मृग, ये सभी जो हैं ये मानसरोवर, कमल, चकवा चकई, कस्तूरी मृग, ये सब जो है क्रम में है। क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, कठिन शब्दार्थ एवं शास्त्रीय संदर्भ इसमें क्या मिलता है। देखिए, सत सहस्त्र, 1,00,000, सत सहस्त्र का मतलब होता है 1,00,000। यहाँ मैं रखता हूँ इसको। देखिए, सत सहस्त्र का मतलब होता है 1,00,000। दुर्गम बर्फानी घाटी और ऊंचाई का वर्णन करते हुए प्रयुक्त किया है। प्रणय कलह, प्रेम पूर्ण नोक झोंक यानी झगड़ा। चकवा चकई के विरह के बाद प्रातःकालीन मिलन और प्रेममय विवाद। माने इस जगह ना होता है प्रेमी और प्रेमिका जब मिलता है कुछ दिनों के बाद, तो या तो प्रेमी की तरफ से या तो प्रेमिका की तरफ से कुछ बातों पर विवाद हो जाने पर थोड़ी नोक झोंक होती है पहले, फिर प्रेम होता है। तो यही चीज का उन्होंने उल्लेख किया कि देखिए पहले ही लोग माने चिड़िया रहता है तो चू 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 करके नोक झोंक करता है, फिर बाद में प्रेम से वो लोग मिलता है, साथ में रहता है, एक दूसरे से प्रेम करता है। तो क्रंदन रोना होता है। क्रंदन का मतलब होता है रोना या विलाप करना, दर्द में विरह के साथ रोना। चकवा चकई की रात भर चलने वाली विरह वेदना का इन्होंने वर्णन किया है। अलका एवं कुबेर कालिदास कृत मेघदूत का संदर्भ है। यहाँ अलकापुरी धनपति कुबेर की नगरी कालिदास ने मेघदूत में इसका वर्णन किया था, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। अब आता है कैलाश पर्वत। आता है ना, ये कैलाश के निवासी तुम नाम नमो बार बार हो। तो कैलाश पर्वत बहुत सुपर मोस्ट है। कम से कम एक बार दर्शन तो जरूर करें। खैर छोड़िए, विराट प्राकृतिक शिखर है कैलाश पर्वत। भीषण शीतल काल में कैलाश के शीर्ष पर विशाल बादलों का टकराना व गर्जना का उल्लेख जो मिलता है, मैंने टकराना गरजना, उसको देख करके कवि ने इस कविता में इस चीज का उल्लेख किया है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कविता के प्रमुख 14 प्राकृतिक तत्व एवं परीक्षा तथ्य एक नजर में क्या होगा, उस चीज को मैं यहाँ डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए,
सबसे पहले अगर देखा जाए प्राकृतिक तत्व, अगर यहाँ जो मैंने चर्चा किया, प्राकृतिक तत्व क्या है? हिमालय है, हिमालय की चोटियां हैं, बादल है, मानसरोवर है, कमल है, हंस है, चकवा चकई है, कस्तूरी मृग है, कैलाश है, अलका है, झीलें हैं, बर्फ है, फूल है, और एक मिलेंगे आपको क्या? तो देखिए वन मिलेंगे। ये 14 पॉइंट हो गए। 14 पॉइंट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में। अब मैं इसको यहाँ बताता हूँ। देखिए, अब आता है परीक्षा के अति महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले इस कविता में आपको क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इस कविता में कवि का नाम क्या है? वो पूछा जा सकता है उसका वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली उपनाम से किस नाम से नागार्जुन माने रचना किया करते थे? तो यात्री के नाम से। अब पूछेगा कविता बादल को घिरते देखा है कब प्रकाशन हुआ था? तो 1938 में। किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो युग धारा में। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। मुख्य विषय हिमालय का यथार्थ प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है इसमें। मुख्य विषय क्या है? सुपरमोस्ट। शिल्प व भाषा व शिल्प क्या पूछ सकता है? संस्कृत निष्ठ तत्सम पदावली का प्रयोग हुआ है। और इसका संगीतमय जो है, माने कि शिल्प जो है, शिल्प का मतलब होता है स्टाइल। स्टाइल क्या है? संगीतात्मकता है। और पक्षी का इसमें उल्लेख क्या क्या हुआ है? हंस का हुआ है, चकवा चकई का हुआ है। पशु का क्या हुआ? कस्तूरी मृग जो रेंगता है, रुद्र। उसके बाद कालिदास संदर्भ में मेघदूत, अलका और कुबेर का इनमें उल्लेख हुआ है। पूछा जा सकता है मेघदूत, अलका, कुबेर इनमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है, और एक कोई नाम दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो एक साथ सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, तो हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने के बाद सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाला मास्टर सूत्र क्या है? तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ दोस्त। देखिए, सबसे पहले आपको याद अगर रखा जाना चाहिए तो नागार्जुन को याद रखना चाहिए। इसके बाद वेद्यनाथ मिश्र, बादल को गिरते देखा है, युग धारा याद रखना, हिमालय का सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, तिब्बत यात्रा, मानसरोवर, कमल, हंस। हाँ, मानसरोवर, कमल, हंस, चकवा चकई, कस्तूरी मृग और कैलाश, मेघदूत, ये सभी को याद रखना। मैंने एक क्रम में है, क्रम में है। आपको याद रखना। अब आते हैं, देखिए, तो खत्म हो गया। तो लास्ट में यही है कि ये हिंदी साहित्य यूनिट नंबर 5 का कविता विशेष पर आधारित था। और ये नेट जेआरएफ 2026 का दिसंबर का प्रिपरेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी दोस्तों से करता हूं कि मुझे आशा होगा कि आपको अगर क्लास अच्छा होगा तो हमें ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।